हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एक 6 चैप्टर है आपका, जिसमें है आपका जैव विकास। जैव विकास एक चैप्टर है जिसे इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं। जैव विकास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जिसमें कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग है, लेकिन आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि इसमें हमें प्रकृति वर्ण जो टॉपिक है उसमें से लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रकृति जो वर्ण टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि प्रकृति वर्ण किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो आज यही टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो टॉपिक है आपका ये प्रकृति वर्ण, तो सबसे पहले बात करें इसकी हिस्ट्री से ही ले लें कि प्रकृति वर्ण जो है ये क्या है। प्रकृति वर्ण जो है सबसे पहले जो दिया था बेटा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका कि नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने एक प्रकृति के ऊपर एक कोटेशन दी थी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स होता है जो सबसे फिट स्वस्थ होता है। तो कि उन्होंने कहा था कि जो फिटेस्ट है वही जीवित रहेगा, सरवाइव करेगा। ये दी थी हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इस प्रकृति में जो सबसे फिट रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा, वही जीवित ज़्यादा रहेगा, बाकी जीवित नहीं रहेंगे। इसी कोटेशन के ऊपर एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है डार्विन, आपने सुना भी होगा क्योंकि डार्विन का इसमें आप जैव विकास के अंदर डार्विन मत भी पढ़ते हैं, डार्विन की थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा डार्विन। तो डार्विन ने क्या दिया, डार्विन ने हमें दी थ्योरी दी, और इस सर्वाइवल ऑफ फिटनेस को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम प्रकृति वर्ण कह रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, प्रकृति वर्ण, यही हमारा टॉपिक है बेटा। प्रकृति वर्ण इसको दिया किसने था, प्रकृति वर्ण को डार्विन ने दिया था। और उसने किसकी कॉपी की थी, उसने की थी हर्बर्ट स्पेंसर की कॉपी की थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, इस प्रकृति में, इस वातावरण में सिर्फ वही जी सकता है, वही ज़्यादा जिएगा जो फिटेस्ट होगा। इन्होंने क्या कहा कि नेचर उसको ही चुनती है, उसका ही वर्ण करती है, उसको ही वर्ण करती है। वर्ण करना मतलब उसी को ही लेती है अपने अंदर, नेचर उसी को संभालती है जो फिटेस्ट होता है, जो उसके लिए उपयुक्त होता है। तो वही बात उल्टी करके कह दी गई डार्विन के द्वारा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ये पहाड़ जैसी जो चीज़ें हैं ये क्या कहा गया है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ये एक नॉर्मल कर्व है। इस कर्व में आपको दिखाया गया है कि कोई भी प्रजाति है, जैसे कि हम लोग हैं, हम कहें हम में कम हाइट वाले भी हैं, ज़्यादा हाइट वाले भी हैं, मीडियम भी हैं, ज़्यादा हाइट वाले भी हैं। ये क्या है, ज़्यादा लंबे हैं, ये छोटे हैं, ये क्या है, मीडियम। तो मीडियम हाइट वाले लोग हमारे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जिनकी हाइट मीडियम होती है। छोटे वाले कम होते हैं, स्मॉल हाइट वाले कम होते हैं, और लार्ज लंबे भी कम होते हैं, लेकिन मीडियम हाइट वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने एक नियम इसी को बना दिया, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति वर्ण में उन्होंने 3 चीज़ें समझाई। एक तो बताई स्टेबिलिटी, दूसरी में उन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी है, एक में बताया डायरेक्शनली मूवमेंट होता है, और एक में डिस्ट्रप्टिव। तो इनको हम लाइन वाइज समझेंगे। तो पहले में इन्होंने यही चीज़ बताई है कि जो मीडियम होते हैं, जो मिडिल वाले होते हैं, जो मीडियम वाले होते हैं, वो ज़्यादा विकास करते हैं और प्रकृति उनका वर्ण करती है, बाकियों का नहीं करती। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसमें, जैसे कि कुछ गर्भवती स्त्रियां हैं, गर्भवती स्त्री के अंदर अगर किसी बेबी का वेट कम होता है तो भी वो सर्वाइव नहीं करता,
वो जीवित नहीं रह सकता। और अगर ज़्यादा होता है तो भी नहीं सर्वाइव कर सकता, भाई अबॉर्शन हो जाएगा। तो जो मीडियम साइज़ के होते हैं, जो ना तो ज़्यादा हो और ना कम हो, वही ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो नेचर उन्हीं को ही क्या करती है, सेलेक्ट करती हैं और वही आगे जीते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन, स्थिरता। स्थिरता किसकी है, मध्य भाग की। तो यहाँ पे जो चोटी है ये बहुत फैली हुई है और यहाँ पे मिडिल में आके सकड़ गई है, मतलब यहाँ पे ये सक्रिय हो गई, मतलब चोटी जो है, शिखर जो ऊंचाई है वो सकरा हो गया, यहाँ पे दिया भी है सकरा होता जाता है, मतलब जो मध्य वाले हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको दूसरी चीज़ बताई गई है कि डायरेक्शनल, शिखर जो है एक दिशा की ओर चलता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझें कि कैसे चलेगा। देखिए जो हमारा शिखर है वो डायरेक्शन की तरफ कैसे चलेगा। अब सपोज़ आपके घर में मच्छर हैं, आजकल बहुत मच्छर हो रहे हैं। अब मच्छर हैं, आपने गुड नाइट लगा दी, ठीक है, गुड नाइट कॉइल लगा दी, कॉइल लिया है या रिफिल लगा दी, आपने कोई भी चीज़ लगा दी, आपके मच्छर मरेंगे, मरेंगे, ठीक है। एक दिन मर गए, दूसरे दिन भी आपने लगा दी तो थोड़े कम मरेंगे। फिर तीसरे दिन भी आपने कॉइल लगा दी, आप देखेंगे कॉइल के ऊपर ही कुछ मच्छर आपके जो है नाच रहे होंगे। तो वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि उनके अंदर एडेप्टेशन आ गई। अब वो उस एटमॉस्फेयर में मर नहीं रहे, बल्कि उसमें सरवाइव करना उन्होंने जीना सीख लिया है। तो ये जो कर्व है, ये जो आपका सीधा कर्व बन रहा है, ये आपका एक डायरेक्शन में आके क्या हो जाता है, इधर की तरफ चला जाता है, डायरेक्शनली चेंज हो जाता है। यहाँ क्या हो रहे थे, ये मर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे थे, मॉस्किटो डेथ हो रही थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर क्या करने लगे, कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो क्या करने लगे, यहाँ पे सरवाइव कर गए, यहाँ पे वो जीवित है, जीवित हो गए। मतलब कि वो उस केमिकल की वजह से मर नहीं रहे, अब उनमें उन्होंने उस केमिकल के साथ जीना सीख लिया। तो ये अडेप्ट कर लिया, उस नेचर को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। जब जब हम नेचर में अपनी चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आती हैं, जो नहीं अडेप्ट कर पाते वो मर जाते हैं, और जो अडेप्ट कर लेते हैं वही जीवित रहते हैं। यही तो है प्रकृति वरणवाद। प्रकृति वरण यही समझा रहा है कि एक तो मध्य, इसमें क्या बताया कि मध्य, जो मध्य वाले हैं उसको प्रकृति जो है, प्रकृति हमारी वर्ण कर लेती है, उसको चुन लेती है, मध्य वालों को, ना ज़्यादा वालों को चुनती ना कम वालों को चुनती, मध्य वालों को चुन लेती है। दूसरा इसमें क्या बताया, जो अपने चेंज जो एटमॉस्फेयर, फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर इज़ दैट, हम कहेंगे कि पहला जो नियम है प्रकृति का वो है परिवर्तन। परिवर्तन तो नेचर में आएगा ही, और जब परिवर्तन आएगा, जो उस परिवर्तन को झेल लेते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो नहीं झेल पाते वो मर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल चेंज हो गई, इसमें डायरेक्शन ही चेंज हो गई इस कर्व की। सेकंड ये है। थर्ड जो है ये क्या बताता है हमें, ये बताता है डिस्ट्रप्टिव। इसमें आपने डार्विन की जो फिंचेस हैं, आपने फिंचेस पढ़ी होंगी, डार्विन ने पक्षी बताए थे, इन पक्षियों का नाम है फिंचेस कहते हैं इनको। इन्होंने कहा था कि जो पक्षी हैं, इन्होंने एक चिड़िया ली थी और उस चिड़िया के बारे में बताया था कि इस चिड़िया में क्या आ गई, अडेप्टेशंस आ गई थी। ये जो है अलग अलग, गैलापागोस एक आइलैंड है, उसमें अलग अलग गई, और जब अलग अलग गई तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नेचर मिला, प्रकृति मिली। कहीं पे इसे खाने के लिए गेहूँ मिल गए, गेहूँ के दाने मिल गए, कहीं पे इसको फिश मिली, सिर्फ फिश मिली और नहीं मिला कुछ भी, तो वहाँ जाके ये मांसाहारी हो गई। जहाँ गेहूँ के दाने मिल गए वहाँ पे ये शाकाहारी हो गई, वेजिटेरियन हो गई। कहीं पे इसको इंसेक्ट मिले तो वहाँ वो इंसेक्ट खाने लगी। तो जैसी उसको प्रकृति मिली नेचर में, वो वैसे ही अपना रूप बदल गई। उसमें गेहूँ खाने वाली जगह पे उसकी चोंच जो है वो मोटी हो गई, मार्शल हो गई, मजबूत हो गई, नीचे से दाने खाने थे, चबाने थे उसे गेहूँ। फिर अगर उसको मछली मिल रही थी तो उसकी चोंच कैसी हो गई, लंबी हो गई, वहाँ पे उसकी चोंच लंबी हो गई मछलियों को पकड़ने के लिए, है ना। और जहाँ पे उनको इंसेक्ट मिले
वहाँ पे उनकी चोंच कैसी हो गई, पतली हो गई। तो गैलापागोस जो आइलैंड था, वहाँ पे जो अलग अलग आइलैंड थे, द्वीप थे, उनमें इन फिंचेस की अलग अलग प्रजातियाँ मिली। ये फिंचेस कभी पहले एक ही थे, लेकिन वो अलग अलग प्रकृति में पहुंचने के बाद, अलग अलग जगह पे पहुंचने के बाद जैसा वहाँ पे चेंज मिला उसके अनुसार बदल गए। तो ये एक तरह की फिंचेस हो गई, ये एक तरह की फिंचेस सर्वाइव कर रही हैं, पर दोनों ही सर्वाइव कर रही हैं। जिसको जैसा नेचर मिला उसने वहीं पे वैसा ही सर्वाइवल कर लिया। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि एक ही जो फिंचेस थी वो अलग अलग जगह पर पहुंचकर अब वो सर्वाइव कर रही है, अडेप्ट कर रही हैं उस नेचर को, और दोनों ही जीवित हैं। दोनों ही क्या हैं, जीवित हैं। तो इस तरह को ये यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो इसके बाद है हमारा प्रकृति वरण। प्रकृति वरण नेचुरल सिलेक्शन, यही हमारा टॉपिक था, हमने टॉपिक ही यही चुना है, प्रकृति वरण जैव विकास में से। देखिए क्या लिखा है इसमें, जैसे ही किसी जाति विशेष की आबादी में जीन्स आवृत्ति बदलती है तो नए लक्षणों का विकास होता है। ये नए लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं। नए लक्षण यदि वातावरण के अनुकूल होते हैं तो प्रकृति उनको स्वीकार करती है। इसे ही जीव अधिकता से अधिक प्रजनन कर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और प्रकृति वरण इन जीवों को सहयोग देता है और नई जाति, नई आबादी में विकसित कर देता है। अब इसे समझिए क्या कह रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी जीन्स है और पर्टिकुलर वो जीन्स की जो आबादी है वो ज़्यादा विकसित होती है, जैसे कि हम कहें कि छोटे कद वाले और बड़े कद वाले जो हैं उनकी जीन्स की आवृत्ति ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मध्य विकसित हैं उनकी आवृत्ति ज़्यादा है, तो वो वातावरण के अनुकूल हो रहे हैं, वो प्रकृति उन्हें स्वीकार कर रही है, प्रकृति उन्हें स्वीकार कर रही है, नेचर उनको एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या अधिक हो रही है। वो जनसंख्या में भी बढ़ते जा रहे हैं, वो जनसंख्या में बढ़ते जा रहे हैं। इसी को हम क्या करेंगे कि प्रकृति ने उनको स्वीकार कर लिया और उनके नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कह देंगे, प्रकृति वरण है। इसको हम नेचुरल सिलेक्शन या प्रकृति वरण कहेंगे। ठीक है। अब प्रकृति वरणवाद जो है हमने पहले ही बताया आपको कि इसको हम 3 विधियों से समझेंगे। एक स्थायी कारक प्रकृति वरण, और एक डायरेक्शनल जिसे हम दिशात्मक प्रकृति वरण कहते हैं, और तीसरा विदारक या डिस्ट्रप्टिव प्रकृति वरणवाद। ये मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया कि 3 तरह के ही हमें पढ़ने हैं, तो आई थिंक अब पढ़ के भी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम स्थायी कारक प्रकृति वरण कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र की वातावरणीय दशाओं में स्थायित्व रहता है, अर्थात पर्यावरण में बदलाव नहीं होते, अगर उसमें कोई बदलाव ना हो, तो औसत सामान्य लक्षण रखने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जैसे कि अगर कोई बदलाव ना हो तो मध्य में जो रहने वाले जो जीव हैं, जो मध्य ऊंचाई के जो जीव हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। नए और कम उपयोगी, अगर नए हैं और कम उपयोगी हैं, या जिनके लक्षण उपयोग में नहीं आते, ज़्यादा छोटा होना, ज़्यादा लंबा होना उपयोग में नहीं आता, वो जीव क्या हो जाते हैं, लुप्त होते चले जाते हैं। स्थायीकरण प्रकृति वरण में लक्षणों की विभिन्नता कम होती है, अलग अलग कम होते हैं। मध्य में आएंगे तो मध्य की आबादी जो है इसी कारण अधिक समांग होती है और वो बढ़ती चली जाती है। यदि स्थायीकरण प्रकृति वरण की आबादी का ग्राफ की सहायता से समझा जाए तो इसका शिखर क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। हमने बताया था ना, इसका शिखर जो है पहले अगर ऐसे था तो इसका शिखर क्या हो जाता है, ऐसे करके ऊंचा हो जाता है। ठीक है। इसकी कुछ कमियां भी हैं बेटा। कमियां क्या हैं, यह विकसित परिवर्तन व विभिन्नताओं
को रोकता है। ये अगर कोई भी चीज़ नया करैक्टर आ रहा है, भाई छोटेपन का नया करैक्टर आ रहा है या हम कहें लंबेपन का नया करैक्टर आ रहा है, तो ये विभिन्नता आ रही थी और उसको ये रोकता है और उसको मध्य में ला के खड़ा कर देता है कि मध्य वाले को ही ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। प्रकृति जो है स्थायित्व चाहती है, बीच वाले को ही ज़्यादा जो है मौका दिया जाता है। क्योंकि पर्यावरण में बदलाव आते रहते हैं, हमने कहा ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि परिवर्तन तो आएंगे, इसीलिए हमारा स्थायीकरण जो है वो कम काम करना चाहिए। क्योंकि जब परिवर्तन आएंगे तो कुछ विभिन्नताएं जब बनेंगी तो पहले कुछ ही तो बनेंगी, एकदम तो बहुत सारी आबादी नहीं बनेगी ना। इन्होंने कहा कि मध्य वाली आबादी, भाई हो सकता है लार्ज वाली आबादी अभी स्टार्टिंग हो रही हो लार्ज वाले की, आगे चल के ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ा सा परेशान करती है इसमें स्टेबलाइजेशन में। और कमियां भी हैं, हमने कमियां भी पढ़ ली कि क्या कमियां हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शनल दिशात्मक प्रकृति वर्ण। दिशात्मक प्रकृति वर्ण आबादी में कुछ विशेष लक्षणों को नियमित रूप से एक ही दिशा में परिवर्तित करता है। जैसे हमने कहा मॉस्किटो थे, पहले मर गए, जो मरने थे वो मर गए, लेकिन जो जी गए उनमें अडेप्टेशन आ गई, वो आगे सरवाइव करेंगे। ये तभी संभव होता है जब पर्यावरण भी केवल एक विशेष दिशा की ओर बदल रहा हो। क्योंकि पर्यावरण कंटिन्यू चेंज हो रहा है, भाई आप रोज ऑल आउट लगा रहे हो, आपने पर्यावरण को कंटिन्यू चेंज भी किया है। इसमें यदि पर्यावरण में बदलाव के अनुसार आबादी में परिवर्तन आए तो यह उसका चयन कर उनकी आबादी में वृद्धि करेगी। तो बदलाव आ रहा है और अगर पर्यावरण को आप बदल रहे हो तो साथ के साथ उनकी जनसंख्या भी बढ़ती चले जाएगी। अब अडेप्टिव जो होंगे, जो उसको अनुकूलित होंगे उस वातावरण के, उनकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि वो उस जहर में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे मॉस्किटो हैं, है ना। इस प्रकार प्रकृति वर्ण औसत व सामान्य लक्षण वाले जीवों को लुप्त कर देता है और केवल जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। जो जीव संख्या में वृद्धि करेंगे उसी को ही हम कहेंगे पर्यावरण उसको ही अनुकूल मानेगी और पर्यावरण में वो अनुकूलित होंगे और उन्हीं का ही विकास होगा और इसे प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी कहते हैं। उदाहरण, इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। बिस्टर पेड़ पर मौत का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है बेटा। ये जो मौत का एग्जाम्पल है ये मैं आपको अलग से भी समझा सकती हूँ, इसको डिस्क्रिप्टिव है ये और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है आपका विदारक या विचलित वर्ण, डिस्ट्रप्टिव कहते हैं, जिसमें हमने फिंच का एग्जाम्पल दिया है आपको कि अलग अलग हो गई और अलग अलग में भी सर्वाइव कर रही हैं। इसी प्रकार का वर्ण एक समलक्षणिक आबादी को दो या दो से अधिक, समलक्षण मीनिंग कौन थी, फिंच, पहले एक ही पूर्वज रहे होते हैं उनके, लेकिन फिर दो से अधिक आबादियों में वो चले गए और छोटी अनुकूलित आबादियों में तोड़ देते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई आबादी ऐसे क्षेत्र में रहती है जहाँ पर आकर के कई विभिन्न स्रोत उपलब्ध होते हैं। सबको अलग अलग स्रोत उपलब्ध हुए, किसी को खाने को अनाज मिला, किसी को मछलियाँ मिली, किसी को इंसेक्ट मिले, कीड़े मकोड़े मिले, तो अलग अलग स्रोत मिले और उन स्रोतों को उन्होंने क्या कर लिया, उनमें बट गए और उन स्रोतों को उन्होंने अपना भी लिया। इसलिए नेचर ने, पर्यावरण ने भी उनको अपना लिया। इन स्रोतों की उपलब्धि के कारण आबादी के सदस्य अलग अलग भागों में बट जाते हैं। अब विदारक वर्ण के कारण आबादी अलग अलग विकसित दिशा में आगे बढ़ती है, समूहों में बढ़ जाती है और दोनों ही समूह अपना काम करते हैं। दो या दो से ज़्यादा भी समूह हो सकते हैं, जैसे फिंच की तो 6 स्पीसीज हैं। इस वर्ण में सामान्य औसत लक्षण वाले जीव कम होते हैं। सामान्य औसत नहीं है, सबका अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया बन गया, एक अलग। अब वो फिंचेस इतनी अलग हो गई कि लक्षणों में वो इतनी अलग हैं कि दोनों ही फिंचेस जो हैं, दो या जो भी अलग अलग हैं, वो आपस में आज मेल ही नहीं खाती। उनके साइज़ में, उनके चोंच के आकार में बहुत सारे विदारक हो गई हैं, वो विभिन्न हो गई हैं। तो प्रकृति चयन किसी विशेष लक्षण को लेकर विविध रूपों में का वर्ण करता है, इसलिए इसे विविध रूप या डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन कहते हैं। यह एकमात्र वर्ण है जो कि आबादियों में विभिन्नताओं को बढ़ाता है और एक साथ कई प्रकार के जीवों
को चयन कर एक बार में ही 2 या 2 से अधिक जातियों को विकसित करता है। तो सबसे बेस्ट जो अगर होता है, आपसे पूछा जाए कि प्रकृति वर्ण में सबसे बेस्ट वर्ण जो लगा आपको वो कौन सा था, तो आप बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव जो है वो सबसे बेस्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ